Assalamu alaikum students. Welcome to ninth session of Python Essentials 1. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा इस सीरीज का लास्ट सेशन है और इसमें हमारा ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट टाइम मैंने जो था मॉड्यूल नंबर 3 उसका टॉपिक नंबर 3.4 लिस्ट के हवाले से ये कवर किया था। आज उसके रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे और फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 कवर करने के बाद आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके एंड पे है कि आप जो इसकी कोर्स एंडिंग डेट है उससे पहले पहले इसका एंड ऑफ कोर्स सर्वे और फाइनल एग्जाम जो है वो कर लें। और कोर्स एंडिंग डेट जो है वो आपके एलएमएस पे यानी नेट अकेडमी पे मेंशन होगी। अगर आप देखें तो उसके ऊपर आपके पास आ रही होगी 30 नवंबर। तो आज यानी 3 नवंबर है, तो ऑलमोस्ट आपके पास अ, अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है वो पड़ा हुआ है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं जी। मॉड्यूल नंबर 3.4 जो था वो मैं टॉपिक कवर किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास था सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के हवाले से जैसा कि लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि लिस्ट को हम डिफरेंट वे में जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस चीज़ को बोलते हैं सॉर्ट करना। तो लास्ट टाइम मैंने इंडेक्स से डायरेक्टली लिस्ट को एक्सेस करके आपको बताया था। अब हम एक्चुअल उस लिस्ट के डाटा को मॉडिफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लिस्ट आई है जिसमें नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। तो उसको अगर आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा एक एल्गोरिदम आपको वो पहले एक्सप्लेन कर रहा है जो कि है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट बेसिकली एक एल्गोरिदम है जो कि आपकी लिस्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है और उस के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपकी लिस्ट जो है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। तो ये बबल सॉर्ट का कोड है बेसिकली, और ये उसका एल्गोरिदम एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं अभी इस एल्गोरिदम को नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मैं जस्ट आपको जो है वो इसका जो आउटपुट है, यानी ये तो एक है ना कि आपने खुद ये एल्गोरिदम बनाया है। बेसिकली ये आपकी लिस्ट है, फॉर एग्जांपल 8 10 6 2 4 ये नंबर्स हैं। अब ऑब्वियसली ये असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में नहीं है। तो जब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये देखें, इस कोड को मैं अगर यहाँ पे पेस्ट कर लूँ और इसको देखें रन करूँ तो ये ओरिजिनल मेरी लिस्ट है। और जब असेंडिंग ऑर्डर में ये आ गए तो देखें 2 4 6 8 10 अरेंज हो गए। और ये आपने स्वैपिंग करके तो सॉर्ट किया हुआ बेसिकली। तो इसकी लॉजिक में एक्सप्लेन ही कर रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। अब मैंने आपको बताया कि क्योंकि पाइथन की लाइब्रेरी रिच है तो हमारे पास मेथड ऑलरेडी मौजूद है किसी भी लिस्ट को जो है वो सॉर्ट करने का। जिस तरह हमारे पास अपेंड था, ठीक है, एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, तो इसी तरह हमारे पास जो है वो एलिमेंट को सॉर्ट करने का मेथड, यानी अरे लिस्ट को सॉर्ट करने का मेथड अवेलेबल है। कौन सा है वो? डॉट सॉर्ट, यानी माई लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आपका जो डाटा उसको सॉर्ट कर देगी और आपकी लिस्ट को ही मॉडिफाई कर देगी। यानी ये आपकी एक्चुअल लिस्ट है, ठीक है। जब आप करेंगे यानी ये मेथड है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल हो रहा है, यानी माई लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो ये माई लिस्ट जो एक्चुअल आपकी लिस्ट है उसको मॉडिफाई कर देगी इन आ सॉर्टेड फॉर्म, जो कि क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर। और फिर आप अपनी माई लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो आपके पास देखें वो सॉर्टेड वे में आ गए। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं इससे पहले इसको प्रिंट करूंगा सॉर्टिंग से पहले, तो आपकी ये जो एक्चुअल लिस्ट थी वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये सॉर्ट का भी आपके पास मेथड मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये सेम उसी तरह। अब ये देखें लिस्ट डॉट रिवर्स, ये भी मेथड अवेलेबल है। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल ये सेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो माई लिस्ट आ गई उसी लिस्ट को माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट रिवर्स, ठीक है।
अब ये क्या करेगी, जो असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट आई है उसको रिवर्स कर देगी, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरी आउटपुट क्या आएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह किसी भी लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं यूजिंग दीज मेथड, जिसमें एक सॉर्ट है और एक रिवर्स का। तो यहाँ पे आपका ये सॉर्टिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। तो इसके अलावा कुछ एडवांस ऑपरेशन है जो कि आप लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से कौन सा है, सबसे पहले आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट वो बता रहा है। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इनर लाइफ ऑफ लिस्ट। इनर लाइफ ऑफ लिस्ट क्या चीज है? बेसिकली एक नॉर्मल वेरिएबल और एक लिस्ट, इसका जो यानी कह लें कि मेमोरी या इसका जो डाटा जो मेमोरी में स्टोर होता है उसकी मैनिपुलेशन या उसकी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट होती है। यानी लिस्ट वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट होता है। वो डिफरेंस क्या है पहले वो देख लें, वो आपको ये इनर लाइफ ऑफ लिस्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल लिस्ट अंडरस्कोर वन एक वेरिएबल है, उसमें एक लिस्ट ली है जिसका एक ही एलिमेंट है। अगर मैं इसको सिंपली यूं लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल वेरिएबल जो कि वन है। लेकिन जब मैं इस तरह लिख रहा हूं तो ये इसका मतलब ये एक लिस्ट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, जिसमें वो एलिमेंट की वैल्यू क्या है, वन। आप चाहें तो यहाँ पे 10 भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहा है, लिस्ट टू, और उसको साइन कर रहा है लिस्ट वन। यानी लिस्ट वन असाइन कर रहा है लिस्ट टू को, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, लिस्ट वन ऑफ जीरो। लिस्ट वन ऑफ जीरो यानी उसका जो पहला एलिमेंट है उसको मॉडिफाई कर रहा है, 10 की जगह क्या रख रहा है, 2, और फिर प्रिंट कर रहा है लिस्ट टू को। ये चीज जरा समझे। मैं इसको पहले ना लिस्ट की बजाय मैं आपको नॉर्मल वेरिएबल की इसकी वर्किंग बता देता हूँ। यानी वो करना क्या चाह रहा है, देखें, आप एक वेरिएबल लें, लेट्स से ए, ठीक है, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ क्या, ए, और उसको साइन कर देता हूँ 10। एक और वेरिएबल लेता हूँ बी, उसको साइन कर देता हूँ ए, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, ए को साइन कर देता हूँ 20, और फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ दोनों, ए बी और बी बी। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने वेरिएबल एक ए लिया, उसको 10 से मैंने इनिशलाइज कर दिया, और फिर एक वेरिएबल बी लिया, उसको इनिशलाइज किससे किया, ए की वैल्यू से। ए की वैल्यू क्या है उस वक्त, 10, तो इसमें भी बी में क्या आ जाएगा, 10। उसके बाद मैंने ए को अपडेट कर दिया है 20 से, और फिर मैंने ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर ली। तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, लेटेस्ट वैल्यू उसकी क्या 20, और बी की लेटेस्ट वैल्यू आखिरी क्या थी जो मैंने ए साइन किया था, और उस वक्त ए में क्या था, 10। तो ए की वैल्यू 20 आ जाएगी, बी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये नॉर्मल वेरिएबल के लिए तो आपको क्लियर हो गया। अब सिंपली मैं ये जो ए और बी है इनको नॉर्मल वेरिएबल से हटा के इनको अब बनाने लगा हूँ लिस्ट। मीन ये कि अब मैं क्या कर दूं, इसको बना दूं एक लिस्ट। अब ये मेरा ए जो है वो बन गया लिस्ट, जिसका एक ही एलिमेंट है और उसकी वैल्यू 10 है। फिर मैंने क्या किया, एक और लिस्ट क्रिएट की बी, और उसको वो उसका रेफरेंस दे दिया ए का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरी ए लिस्ट थी उसका मैंने एक ही एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स, उसको अपडेट कर दिया 20 से, वही सिनेरियो जो वेरिएबल में किया था, और उसके बाद प्रिंट किया ए बी। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, उसमें तो था ना कि पहले 20 प्रिंट हुआ था ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 10। इसमें क्या होगा देखिएगा, दोनों 20 20। अब यहां से एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ए की वैल्यू 20 कैसे आई, ये आप देख लें। वो इस तरह है कि आपने लेटेस्ट ए की जो थी वो उसको अपडेट कर दिया था ए ऑफ जीरो को 20 से, तो ये यहाँ पे तो 20 आ गया। अब बी की 20 कैसे है, बी आप समझ रहे होंगे, बी को मैंने ए साइन किया, तो ए उस वक्त ए में ए 10 था, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। नॉर्मल वेरिएबल केस में ऐसे ही था। इस केस में थोड़ा सा फर्क ये है लिस्ट में, कि जब आप ये रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में जब वेरिएबल के साथ इस तरह करते हैं तो वो नई मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और उस मेमोरी में वो डाटा कॉपी हो जाता है। यानी
नॉर्मल वेरिएबल के केस में क्या होगा, अगर आप ये इस तरह असाइनमेंट कर रहे हैं तो बी एक वेरिएबल नया क्रिएट होगा और फिर ए वेरिएबल का डाटा फैच होगा और जो डाटा उसमें पड़ा है वो बी की मेमोरी में कॉपी हो जाएगा। तो बी की अपनी सेपरेट मेमोरी होगी, ए की सेपरेट मेमोरी होगी। जबकि लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है। लिस्ट के केस में जब आप इस तरह से असाइनमेंट कर रहे हैं तो ये जस्ट एक आप एलियस क्रिएट करें, एक नया कह लें कि एक किसी बंदे के जैसा मल्टीपल निकनेम्स होते हैं, या एक मेन नेम होता है, एक कोई निकनेम होता है, तो ये आप सॉर्ट ऑफ एक निकनेम क्रिएट कर रहे हैं। मींस के ए तो एक लिस्ट का रेफरेंस है ही, आप एक और रेफरेंस क्रिएट करें बी जो कि ए की कॉपी ही है। यानी ए में भी एक एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है और बी में भी वही एड्रेस पड़ा हुआ है। तो मीन ये कि ए और बी जो भी मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं वो ए की मेमोरी है, सिर्फ नाम फर्क है, एक्चुअल में जो लोकेशन है मेमोरी की वो वही है। तो इस वजह से जब ए ऑफ 0 हमने अपडेट कर दिया 20 से, तो वो मेमोरी में 20 अपडेट हो गया उस लिस्ट की। तो उसके बाद फिर हमने चाहे ए को प्रिंट किया तो भी 20 प्रिंट हो रहा है, बी से किया मेमोरी वही है तो भी प्रिंट हो रहा है। तो ये बेसिकली इनर लाइफ ऑफ लिस्ट है जो कि आपको वो इसी एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा है। अब हमने इस तरह से लिस्ट को तो कॉपी नहीं कर सकते, तो फिर लिस्ट को किस तरह कॉपी कर सकते हैं? लिस्ट को बेसिकली स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट से फॉलो कॉपी कर सकते हैं। जिस तरह सेम हम पिज्जा के स्लाइस करते हैं या किसी चीज के हम स्लाइस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम लिस्ट को भी स्लाइस कर सकते हैं। और चाहें तो हम पूरा का पूरा उस कंप्लीट लिस्ट का स्लाइस कर लें तो वो पूरी की पूरी लिस्ट स्लाइस हो जाएगी। तो उसका भी सिंटेक्स देख लें आप। जिस तरह यही सिंपल सिंगल एलिमेंट की एक ही लिस्ट थी, लिस्ट वन, ठीक है। अब हमने इस लिस्ट का अगर स्लाइस करना है, स्लाइस मीन कि इसके कुछ एलिमेंट की कॉपी करनी है। वो कुछ एलिमेंट सिलेक्टेड एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो उसके सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो हम लिस्ट का नेम लिखेंगे, उसी तरह ब्रैकेट्स आएंगी लिस्ट की, और दरमियान में क्या, कॉलन। कॉलन का मतलब यह है कि कंप्लीट लिस्ट वन के एलिमेंट, ठीक है। हमने इस कॉलम से पहले आपने स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है, कॉलम के बाद एंडिंग वैल्यू, हमने कोई वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब कंप्लीट लिस्ट, यानी कंप्लीट इससे होगा क्या, कंप्लीट लिस्ट की वो कॉपी करेगा यानी मेमोरी की, और फिर एक नया रेफरेंस क्रिएट कर देगा उस मेमोरी के लिए जो कि क्या होगा, लिस्ट टू। अब ये लिस्ट वन और लिस्ट टू इंडिपेंडेंट लिस्ट हो जाएंगी, इनकी अपनी अपनी मेमोरी है और वो दोनों अपनी अपनी मेमोरी को पॉइंट करें। तो आप अब जब लिस्ट वन को मॉडिफाई करेंगे उसके एलिमेंट को टू को, तो बाद में लिस्ट टू को प्रिंट करेंगे तो लिस्ट टू में लिस्ट वन का ही एलिमेंट पड़ा होगा, उस पुराना वाला जो कि स्लाइस करते वक्त था वन। तो अब यहाँ पे इस कोड को अगर आप रन करके देखें तो आपके पास लिस्ट टू में जो है वो वन आएगा। लेकिन अगर आप ये स्लाइसिंग नहीं करेंगे, जस्ट रेफरेंस साइन कर देंगे, तो फिर इसमें लिस्ट टू में आपके पास जो है वो टू अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट होगा। स्लाइस करने से जो है वो इसकी कॉपी बनेगी। अब स्लाइस अभी कंप्लीट लिस्ट को करना हो तो इस तरह करते हैं, यानी कॉलन सिर्फ। और दूसरा तरीका वही जिस तरह रेंज का फंक्शन होता है, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू, और एंडिंग वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती, तो सेम उसी तरह इसमें आप वो रेंज पास कर देंगे। अब जिस तरह देखें 1,3, तो 1,3 का मतलब है ये जीरो इंडेक्स है, ये वन वन टू और थ्री इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 8 और 6 स्लाइस होंगे इसमें से, ठीक है, वन और थ्री में से लिखेंगे तो आपकी जो न्यू लिस्ट है उसमें 8 और 6 आएगा। इसको ट्राई करके देख लेते हैं। इस तरह की कुछ आपके पास एग्जाम्पल भी आएंगी, क्विज में भी वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसके आउटपुट देख लेते हैं कि मैंने सही कैलकुलेट किया, तो वो 8 और 6 आ गए। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो 0 दे दें, तो ये आपका 10, 8, 6 तीन एलिमेंट जो है वो आ जाएंगे। तो ये बेसिकली स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। और स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में उसी तरह नेगेटिव इंडेक्सेस भी काम करते हैं, यानी कि जिस तरह लिस्ट के एलिमेंट को हम नेगेटिव से एक्सेस कर सकते हैं, तो इसमें भी नेगेटिव से हम कर सकते हैं। यानी -1 से अगर मैं लिख दूं -3 तक भी देखते हैं।
ठीक है, -3 और -1 लिखा है, तो आपने -3 इंडेक्स आपका कौन सा हुआ? ये देखिए, -1, -2, -3, वो ये था 6 था। -2 आपका ये था, और -1 आपका ये है। -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 6 और 4 आपके पास आ गए। तो ये नेगेटिव इंडेक्सेस से भी आप कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा ख्याल है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हाँ, एक नया ऑपरेटर है इन का ऑपरेटर, वो आप देख लें। इसी तरह यहाँ पे ये भी आप दे सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू स्किप करके, तो उसका मतलब कि स्टार्ट अगर स्किप किया हुआ तो स्टार्ट से करो, एंड स्किप किया है तो एंड तक पूरी वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। और ये जो डेल का था, डेल इंस्ट्रक्शन, इसमें आप एक एलिमेंट भी कर सकते हैं और स्लाइस करके एक पार्ट ऑफ लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अच्छा जी, अब चलते हैं इन या नॉट इन ऑपरेटर। इन और नॉट इन सिंपल है कि आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है अगर आपके लिस्ट में वो एलिमेंट फाइंड हो जाए कि नहीं। जिस तरह देखें, ये आपकी अगर लिस्ट है इसमें 0, 3, 12, 8, 2 है, तो 5 इन माई लिस्ट। अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए आपके ख्याल में? 5 क्या इस लिस्ट में है? नहीं है, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए इसकी? फॉल्स। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इसी तरह 5 नॉट इन माई लिस्ट, तो नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। और 12 इन माई लिस्ट, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो आप इस तरह किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट फाइंड करना हो तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रिंग को भी फाइंड कर सकता है, लेकिन बस ये है कि वो मैच करना चाहिए, यानी केस सेंसिटिव हो और वो पूरा का पूरा मैच करे। अब कुछ सिंपल प्रोग्राम है, आप ट्राई कीजिएगा, जिसमें एक यह कि लिस्ट के तमाम एलिमेंट गिवन है। ये आप लिस्ट आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं लूप की मदद से। ठीक है, और फिर उसमें से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम। वैसे तो मैक्सिमम मिनिमम का मेथड बने हैं, आप अपना भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी लॉजिक है, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा उसको सेंडिंग ऑर्डर में करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, ये सारी चीजें अब आप कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि फाइंड करना, उसके अंदर कोई एलिमेंट कितनी दफा मिले, उसकी लॉजिक है। तो ये आप प्रोग्राम जो है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर। मॉड्यूल नंबर 4 है अबाउट फंक्शन, टपल, डिक्शनरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग और डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, फंक्शन मेजर टॉपिक है, फिर टपल और डिक्शनरी दो मेन डाटा टाइप हैं लिस्ट के बाद। देन फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग में आप पे छोड़ दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज बेसिकली हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे, फंक्शन, टपल्स एंड डिक्शनरीज। जिस तरह लिस्ट हमारे पास एक डाटा टाइप है जो कि एक से ज्यादा डाटा को कैरी करते हैं, इसी तरह टपल्स और डिक्शनरी भी एक इसी तरह की डाटा टाइप है जो कि कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट की फॉलो करते हैं और कुछ उसमें डिफरेंट फीचर हैं। तो इन पे मूव ऑन होने की वजह से पहले हम देखते हैं कि फंक्शन अभी तक हम अपने यूटिलाइज करते हैं। हमने काफी ज्यादा फंक्शन यूज किए हैं, जिसमें प्रिंट का फंक्शन था, इनपुट का था, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। ठीक है, और भी हमने जनरल यानी बिल्ट इन पाइथन के फंक्शन काफी यूटिलाइज किए हैं। तो ये फंक्शन हम यूज कर लेते थे यानी अपने कोड में। क्यों? क्योंकि ये पाइथन के हमारे बिल्ट इन लाइब्रेरी के फंक्शन थे। अब हमारे पास सिनेरियो ये आ रहा है कि अगर हमने अपना कोई फंक्शन खुद से बनाना हो तो वो किस तरह बना सकते हैं, उसका क्या सिंटेक्स है, क्या तरीका है, वो देखेंगे। और मेन चीज ये है कि हम फंक्शन जो है वो क्यों क्रिएट करते हैं। तो उसकी मेजर 2 रीजन है। फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं कि आप अपने कोड को और डाटा यानी लॉजिक को और अपने डाटा को 2 सेपरेट डोमेन में रख सकें। एक तो वे ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि अपने कोड को हम क्या करें, सेगमेंटाइज कर लें, ताकि हमने अगर किसी पार्ट, किसी
सिलेक्टेड पर्सन को देना हो, यानी टीम में डिवाइड करना हो, तो वो हम दे सकें। तो ये दो मेजर रीजन है। और इसकी वजह से होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस की वजह से हमारा कोड जो है वो एक ऑर्गेनाइज वे में आ जाता है और मैनेजेबल में वे में आ, जिसको इजीली हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक ही फाइल के अंदर बस सारा कोड लिखते जा रहे हैं और आपका पूरा सॉफ्टवेयर बस एक ही फाइल पे कंसिस्ट करता है। इसी वजह से फाइल स्ट्रक्चर होता है, पूरी हिरार्की होती है, फोल्डर्स, उसके अंदर फाइल, उन फाइल के अंदर फिर डिफरेंट फंक्शन और लाइब्रेरीज हम क्रिएट करते हैं, फिर उनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते रहते हैं। हो सकता है आपने एक दफा कोई लाइब्रेरी या कोई फंक्शन लिखा हो और उसको आप बाद में कहीं बेशुमार जगह पे भी उसको अपने कोड में इंक्लूड करके तो यूज कर रहे हो। तो ये बेसिकली फंक्शन का एडवांटेज है, यानी कि आपका कोड डीकम्पोज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मॉड्यूलर हो जाता है और जो है वो आप इजी टू मैनेज हो जाता है। अब ये मैंने आपको पहले से ही काफी डिटेल में बताया हो कि फंक्शन आते कहाँ से हैं। पाइथन के अपने हैं, मॉड्यूल्स में से आते हैं। पाइथन के अपने जो है उसके बिल्ट इन है, मॉड्यूल वाले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। और तीसरी क्या चीज है, कोड। ठीक है, कोड आपका क्या है कि आपने अपना फंक्शन खुद से लिखा हो। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि हम अपना फंक्शन खुद से किस तरह लिख सकते हैं। जिस तरह देखें, ये तो थे ना फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं, जैसे इनपुट का या इंट का फंक्शन है, ये हम खुद से फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे, जस्ट इन्वोक कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। तो इसी तरह फंक्शन की कुछ इनपुट या आउटपुट भी हो सकते हैं। जिस तरह अब ये इनपुट का फंक्शन है, ये हमें सिर्फ आउटपुट देता है, इनपुट भी ले सकता है। इनपुट अगर दे देंगे तो वो हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। जिस तरह इन्होंने ये प्रिंट अलहदा से लिखा हुआ है, हम ये एंटर अ वैल्यू इसी में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शन था। अब हमने अपना अगर फंक्शन जो है वो डिफाइन करना हो तो वो किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कीवर्ड आएगा। एक मैं इसको रिफ्रेश कर दूं पेज को। तो कीवर्ड आपके पास आएगा DEF, डिफाइन बेसिकली का शॉर्ट फॉर्म। आप डिफाइन करने जा रहे हैं क्या, आपके फंक्शन का नाम क्या है, मैसेज। यहाँ पे फंक्शन का नेम आ जाएगा। उसके बाद राउंड ब्रैकेट, ये फंक्शन की निशानी आ गई कि ये एक फंक्शन है, और आगे कॉलन। कॉलन के बाद फिर उसकी बॉडी आएगी, यानी उसकी डेफिनेशन आएगी, जितनी भी लाइंस आप लिखना चाहें, और वो आप उसी तरह इंडेंट करके जो लिखेंगे वो उसकी बॉडी का पार्ट होगी। अभी इस मैसेज में आपके पास सिर्फ एक ही आपने प्रिंट फंक्शन वो क्या, एंटर अ वैल्यू। तो ये बेसिकली आपने फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया। अब प्रिंट करें वही स्टार्टेड हेयर, प्रिंट करें वही एंड हेयर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और अभी के लिए मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ यहाँ तक। अब मैं इसको रन करूंगा, सिंपली आपकी ये दो लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन मैं ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ, df आगे मैसेज, फंक्शन का नाम रखा, दो राउंड ब्रैकेट है, कॉलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर अ वैल्यू। मैं लिख देता हूँ जस्ट दिस इज अ टेस्ट मैसेज। ठीक है, ये एक टेस्ट मैसेज है। ये इसकी बॉडी है इस फंक्शन की। ये बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी, जब मैं इस फंक्शन को इन्वोक करूंगा। अभी मैंने इस फंक्शन को इन्वोक नहीं किया, सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखी है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास देखें ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये सिर्फ डिफाइन हो रहा है। तो एग्जीक्यूट यहाँ से कोड हो रहा है, तो अब मेरे पास कोई इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको इन्वोक करता हूँ। तो मैं ये दरमियान में इनके इन्वोक करता हूँ एक दफा। ठीक है, तो अब ये देखिएगा मैंने प्रिंट फंक्शन जो बिल्ट इन वो कॉल किया, उसके बाद फिर मैंने अपना जो फंक्शन था जो मेरे कोड में डिफाइन है वो कॉल किया, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा वी एंड हियर। तो ये उसी तरह हमारा आउटपुट है। अब ये जो फंक्शन है जब ये कॉल हुआ तो मेरे कोड एग्जीक्यूशन इधर चली जाती है और ये सारा कुछ एग्जीक्यूट होकर वापस फिर इधर आ जाता है। तो ये बेसिकली
वे था अपना फंक्शन डिफाइन और उसे इन्वोक करने का। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये डिफाइन नहीं करता तो मेरे पास एरर आएगा, ठीक है, कि नेम एरर, मैसेज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अगर मैं लेट्स से इसके नीचे करता हूँ, यानी इन्वोक पहले करता हूँ और डेफिनेशन बाद में लिखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो उस केस में भी देखें, जिस लाइन तक उसको वो नहीं मिला तो वो फाइंड नहीं कर सका। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको इन्वोक करने से पहले जो है वो डिफाइन करना है। तो नॉर्मली यही होता है पाइथन के अंदर कि अगर आपके फंक्शन हो तो आप उनको ऊपर ही डिफाइन करते हैं। और आइडियली होता क्या है, बेसिकली आप लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, आप यानी एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे इसका सेपरेट फाइल एक, और उस फाइल को आप अपने कोड में इंपोर्ट कर लेंगे। और इंपोर्ट हमेशा टॉप पे किया जाता है, यानी इंपोर्ट का बेसिकली कीवर्ड लिखते हैं, ये कीवर्ड है, और आगे मॉड्यूल का नाम जो आपने इंपोर्ट करना है, तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो मॉड्यूल क्रिएट करना और उनको इंपोर्ट करना, ये आपका पाइथन 2 का टास्क है। पाइथन 2 कोर्स में सारा कुछ एक्सप्लेन किया किस तरह आप लाइब्रेरी क्रिएट करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन जो है यहाँ पे इसी तरह क्रिएट हो गया और वो एग्जीक्यूट हो गया, और ये सारी उसकी वर्किंग जो मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन हुई है। यहाँ पे अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब एक चीज और ये कि आपने ये मैसेज एक दफा कॉल किया, अब आपने फॉर एग्जांपल ये जब फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब चाहे आप इसे 10 दफा कॉल कर लें चाहे 20 दफा कर लें, मैं 2 दफा करता हूँ, तो हमें ये एडवांटेज हो गया कि हमारा ये एक कोड जो है वो साइड पे हो गया, एक ब्लॉक बन गया है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये मैसेज अपडेट करना है, दिस इज अ कस्टम मैसेज, तो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, जिधर भी ये मैसेज इन्वोक होगा आपकी आउटपुट जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो ये आपको फायदा है फंक्शन का। इसी वजह से अक्सर सॉफ्टवेयर में आप देखते हैं कि अपडेट्स आती हैं, तो अगर वहां पे कोई लाइब्रेरी अपडेट होती है, पीछे फंक्शन अपडेट होते हैं, तो जहां जहां पे वो अपडेट होंगे वो चीजें अपडेट हो जाएंगी। इसी तरह लेट्स से विंडोज के कुछ फीचर अपडेट हुए हैं, अगर विंडो की कोई लाइब्रेरी डिपेंडेंट, तो उस लाइब्रेरी को कोई यूज करने वाली अगर एप्लीकेशन होगी तो वो भी एक्चुअली में अपडेट हो जाएगी इन अ सॉर्ट ऑफ वे कि आपका जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो अपडेट हो गए हैं, तो उनकी अगर उसमें कोई बग था तो वो एप्लीकेशन से वो बग भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो बग बेसिकली उस फंक्शन की वजह से क्रिएट हो रहा था। तो ये बेसिकली इनका एडवांटेज ये भी होता है कि आपकी लॉजिक एक साइड पे हो जाएगी और आपके कोड का डाटा जो है उसका फ्लो जो है वो एक साइड पे हो जाएगा। तो ये इस वजह से भी फंक्शन आपको हेल्प देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट है टॉपिक पैरामीटराइज फंक्शन, यानी कि आप फंक्शन में इनपुट आउटपुट भी दे सकते हैं, पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह ये देखें, नंबर अगर आपने वेरिएबल दिया है, जब इसको डिफाइन किया तो अब ये एक आपसे वेरिएबल इनपुट लेगा, वो वेरिएबल आप अपने फंक्शन की बॉडी में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी वे में। तो इसको बोलते हैं आप पैरामीटराइज करना। इसी तरह फंक्शन जो है आपको रिटर्न भी कर सकता है। रिटर्न करने से पहले देख लें पोजिशनल पैरामीटर पासिंग, यानी अगर एक से ज्यादा आपके पास पैरामीटर है, तो आपके पास ए बी सी है ये फंक्शन, तो आपने अगर ए बी सी की जगह 1 2 3 लिखा है तो जो उसकी पोजीशन है वो वैल्यू उससे रेफर हो जाएगी, यानी ए की जगह फिर अगर आप इसको इन्वोक करते हैं 1 2 3 दे रहे हैं, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 1, बी की जगह आ जाएगा 2, सी की जगह आ जाएगा 3, और आपके पास जब ये रन होगा ये कोड तो आउटपुट क्या आ जाएगी 1 2 3। ठीक है, लेकिन मैं चाहूं तो इनको, मतलब जब मैं कोई भी मेंशन नहीं कर रहा तो ये डिफॉल्ट पोजीशन में इनकी इनपुट कंसीडर होगी, लेकिन मैं चाहूं तो इस तरह भी कर सकता हूँ, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। तो अब मैंने क्या किया कि जो ये फंक्शन इन्वोक कर रहा हूँ उसके जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको स्पेसिफिक करके मैंने उनकी वैल्यूज मेंशन कर दी हैं।
तो अब जब ये प्रिंट होगा तो ए की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3। तो अब 2 2 1 3 देखिए, 2 1 3 आपके पास आउटपुट आएगी। तो आप इस तरह से भी इसको इनपुट दे सकते हैं अगर आपको पता है कि उस फंक्शन के अंदर कौन से वेरिएबल मेंशन है। तो इसी वजह से जब आप फंक्शंस की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो जो अगर उसमें कोई इनपुट वेरिएबल होंगे तो उनके नाम मेंशन होंगे, ताकि अगर आपने उनको अपनी मर्जी से वैल्यूज देनी है तो आप इस तरह से मैन्युअली भी असाइन कर सकते हैं। वरना पोजिशनल वाइज तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर यानी आप मेंशन नहीं करते तो फिर ये 1 जो है वो ए कंसीडर होगा, बी जो है वो 2 कंसीडर होगा और सी जो है वो 3 कंसीडर होगा। और अगर आपके पैरामीटर मैच नहीं करेंगे तो आपके पास टाइप एरर भी आएगा। मतलब किसी वेरिएबल फंक्शन में अगर 2 इनपुट थी, आप 3 दे देते हैं, या 3 इनपुट वो मांग रहा है आप 2 देते हैं, तो फिर आपके पास टाइप एरर आपके पास आ सकता है। उसके बाद रिटर्निंग आ रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन। तो फंक्शन जो है रिजल्ट भी रिटर्न कर सकता है, यानी रिटर्न का कीवर्ड। रिटर्न सिंपली अगर लिख लें तो इसका मतलब यह है कि जहां पे भी आपको ये मिल जाएगा फंक्शन से बाहर, उसके बाद नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, रिटर्न। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, डिफाइन किया फंक्शन हैप्पी न्यू ईयर और उसमें विशेस में ट्रू कर दिया हुआ है। जब उसको ट्रू कर दिया हुआ है तो इफ नॉट विशेस ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्या 3 to 1। और विशेस को जब फॉल्स करेंगे तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो है वो आपका हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट होगा। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, इन्वोक करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब हैप्पी न्यू ईयर देखें, विशेस इज इक्वल टू ट्रू किया हुआ है। ठीक है, इसमें विशेस आ रही हैं, हम इसको ट्रू, उन्होंने फोर्सफुली किया हुआ है, हम इसको जस्ट विशेस पास करते हैं, और यानी ट्रू और फॉल्स। 3 2 1। आप ये देखें, इफ नॉट विशेस, अगर वो लेट से नॉट कर रहा है विशेस, अगर मैं इसको ट्रू पास करूंगा तो नॉट करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूँ लेट से ट्रू, तो आपका 3 2 1 प्रिंट होगा। ठीक है, 3 2 1। और अगर मैं इसको कर रहा हूँ फॉल्स, तो 3 2 1। ठीक है, अब ये किस तरह हो रहा है, ट्रू के ऊपर ये जो आपकी कंडीशन है, ये आपकी फॉल्स हो रही है, तो ये यहाँ से मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर। इसकी जरा वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, जब आप यहाँ पे फॉल्स इनपुट दे रहे हैं, फॉल्स आ रहा है, तो नॉट विशेस करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा, जब ये रिटर्न हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस वजह से फॉल्स के केस में ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ से ही, और जब ट्रू देंगे तो नॉट ट्रू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा इफ कंडीशन, तो फिर ये आपका हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट हो जाएगा। तो हैप्पी न्यू ईयर को मैं ट्रू कर देता हूँ, तो वो 3 2 1 प्रिंट करके तो उसके बाद आपको हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका रिटर्न का कीवर्ड का आइडिया देना था। रिटर्न बेसिकली अभी तो जस्ट रिटर्न किया है,
रिटर्न और आगे कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, मतलब आप कोई लिस्ट है, कोई किसी भी सॉर्ट ऑफ का डाटा है, वो आप रिटर्न कर सकते हैं। जिस तरह आपके इनपुट पैरामीटर होते हैं, इस तरह ये आउटपुट का आपका रिजल्ट है। तो आप ऐसा फंक्शन बना सकते हैं, जैसा कि एक बिल्कुल बेसिक सा फंक्शन हम बनाते हैं, लाइक डेफ और माई अंडरस्कोर ऐड, ठीक है। और ये दो इनपुट ले रहा है, ए कॉमा बी, ठीक है। और सिंपली ये कर क्या रहा है, रिटर्न ए प्लस बी। ये मैं जस्ट आपको रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ कि मैंने आपका बहुत कॉम्प्लेक्स कोई मैथमेटिकल फंक्शन भी हो सकता है। ए प्लस बी यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, और सिंपली मैं उसके बाद क्या कर रहा हूँ, प्रिंट और माई अंडरस्कोर ऐड, और यहाँ पे मैं दो नंबर दे देता हूँ 2,3। तो अब ये 2,3 पास ऑन होंगे इस फंक्शन में, और ए में 2 आ जाएगा, बी में 3, वो ऐड अप होंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो है वो आउटपुट में 5 आ गया। तो ये पूरी एग्जांपल है आपकी इनपुट की, आउटपुट की और पैरामीटराइज फंक्शन की। तो इस तरह अगर आपका कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मल्टीपल आर्गुमेंट है, वो यहाँ पे देंगे, हो सकता है ये तो नॉर्मल वेरिएबल है, कोई लिस्ट है, और फिर यहाँ पे आपका सारा वो कोड आएगा जो कि वो एल्गोरिदम पे अप्लाई हो रहा है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिटर्न करेगा। कोई लिस्ट भी हो सकती है, कोई आगे टपल या डिक्शनरी भी हो सकती है, डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वो इधर से रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट आप देखेंगे एग्जांपल उन्होंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए लीप ईयर की। तो ये आप देखिएगा डिफरेंट कोड्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स की है, ठीक है। कन्वर्ट फ्यूल कंजम्पशन, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर टॉपिक है स्कोप्स इन पाइथन। स्कोप बेसिकली क्या है, रेफरेंस के किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस क्या है, ठीक है। ग्लोबल है, लोकल है, ये रेफरेंस। जिस तरह यहाँ पे देखें एक्स है, ये एक लोकल वेरिएबल है जिसका रेफरेंस सिर्फ इस की डेफिनेशन तक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू 23 सेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रिंट एक्स करेंगे तो आपके पास आउटपुट जो है वो नेम एरर आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो ग्लोबली नहीं साइन हुआ। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 0 मैं ग्लोबल वेरिएबल भी रख लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्रिंट किया है तो x क्या 0 प्रिंट होगा। और अगर मैं इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करूँ तो ये प्रिंट होगा 23। तो एक आपका 23 प्रिंट होगा पहले और फिर 0। ये 23 कहाँ से प्रिंट हो रहा है, इस फंक्शन को जब हमने इन्वोक किया। तो सेम नाम के वेरिएबल हैं, लेकिन जब लोकल वेरिएबल में उसका रेफरेंस उसको एज अ लोकल ट्रीट किया जाएगा, जब ग्लोबल वेरिएबल में उसका रेफरेंस तो उसको ग्लोबल। ये बेसिकली इसको बोलते हैं स्कोप। और उसके अलावा ग्लोबल का एक कीवर्ड भी है, यानी अगर आप लोकल लेवल पे, ये जो पीछे हमारी एग्जांपल थी ये वाली, इसमें मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसको ग्लोबल बनाना चाहता हूँ, तो ये मेरा अब ग्लोबल वेरिएबल कंसीडर होगा, ठीक है। और अब ये एक ही कंसीडर होगा बेसिकली। अब मैं चाहे इसको इधर प्रिंट करूं इधर प्रिंट करूं, ये मेरे पास आउटपुट 1 2 3 ही देगा दोनों केस में। तो अब एरर मैसेज जो है वो आपका ग्लोबल एक्स इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो ये आपने पहले ग्लोबल इसको वेरिएबल को डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद जो है वो इनिशियलाइज कर दिया। और अब आप यहाँ पे प्रिंट करें इसको यहाँ पे करें तो कोई इशू नहीं। तो ये दोनों में फर्क है, यानी आप लोकल लेवल पे हो
और अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, और ग्लोबल हो तो फिर आपको जो भी वेरिएबल करेंगे वो ग्लोबली कंसीडर होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट टपल्स के ऊपर। ठीक है, जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, देन फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा डिक्शनरीज। तो ये हमारा आज का लास्ट सेक्शन है 4.6, जिसमें टपल्स एंड डिक्शनरीज है। तो जिस तरह हमारे पास लिस्ट एक डाटा टाइप थी जिसके अंदर सिक्वेंशली डाटा स्टोर होता है, टपल में भी ऐसा ही होता है। सिक्वेंशली आपके पास डाटा स्टोर होता है इंडेक्स वाइज, और हम इसको इंडेक्स वाइज फेच कर सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, लिस्ट हमारी क्या होती है, इंडेक्सेबल तो होती हैं, टपल भी इंडेक्सेबल होते हैं, लेकिन लिस्ट हमारी क्या होती है, म्यूटेबल, म्यूटेबिलिटी होती है उनमें। म्यूटेबल मीन के रन टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि टपल में ऐसा कुछ नहीं है। टपल में क्या है कि जो आपने एक दफा टपल डिक्लेयर कर दिया वो एज इट इज, जिस तरह कांस्टेंट एक किस्म का वेरिएबल होता है, तो ये कांस्टेंट कंसीडर होगा। टपल की डिक्लेरेशन किस तरह है कि सिंपली जिस तरह लिस्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट थे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आती है आपके पास, और कोमा सेपरेटेड वैल्यू है। ठीक है, दूसरा वे क्या है कि आप ब्रैकेट ना भी लगवाएं, जस्ट कोमा लिखते हैं तो वो भी आपका टपल है। ऊपर वाली ऑप्शन ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो ये आपका टपल कंसिडर होगा। अब टपल में क्या है, क्योंकि ये मॉडिफाइबल नहीं है तो इसके ऊपर इस तरह से कोई डायरेक्टली आप मेथड्स वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी डाटा को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका जो टपल है ये एज ए किस्म का सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट रहेगा, जिसको आप कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल कोई डाटा हो जिसको आपने इनपुट करना हो अपने सॉफ्टवेयर में, तो आप इस तरह से टपल क्रिएट करके उसको इनपुट कर सकते हैं। तो ये हमने दो टपल किए, और इनको इसी तरह लूप लगा के जो इनके एलिमेंट है वो प्रिंट कर सकते हैं इंडेक्स वाइज। ठीक है, और इसी तरह सिलेक्टेड एलिमेंट प्रिंट करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये यानी स्लाइसिंग वगैरह कर सकते हैं आप इनकी, ये स्लाइसिंग हो रही है। तो लेकिन एक्चुअल जो ओरिजिनल टपल है वो आपका मॉडिफाई नहीं होगा, यानी अगर आप स्लाइस भी क्रिएट करें तो ये नए स्लाइसिंग हो रही है, ओरिजिनल टपल वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें अपेंड नहीं कर सकते इस तरह। ये आप करेंगे तो आपके पास रन टाइम एरर आ जाएगा, यानी ये ना डिलीट कर सकते हैं, एक्चुअल टपल को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये टपल और नॉर्मल लिस्ट में और टपल में सिर्फ यही एक फर्क है, बाकी सेम हर लिहाज से फंक्शन है। तो ये तो थी टपल। उसके बाद डिक्शनरी, ये डाटा टाइप एक थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह ये म्यूटेबल होती है लेकिन ये इंडेक्सेबल उस तरह से नहीं होती। जिस तरह नॉर्मल अरे में, लिस्ट में या टपल में हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3, यहाँ पे क्या इंडेक्सेस की जगह क्या होती है हमारे पास, कीज। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने ये एक डिक्शनरी क्रिएट की है, ये दो डिक्शनरीज। तो फोन नंबर की ले लेते हैं। फोन नंबर की डिक्शनरी में क्या है, की है और वैल्यू है, की है और वैल्यू, यानी कि की में क्या होगा, सिलेक्टेड नेम, और वैल्यू में क्या होगा, उसका फोन नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्यादा बेहतर एग्जांपल है। तो सिंपली आपने किस तरह इसको करते हैं, हमारे पास यानी एक किस्म की कह लें फोन बुक, फोन बुक के नाम से हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके पास इसी तरह कर्ली ब्रैकेट आएंगी। आप चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बाद में मैं इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, की और वैल्यू। की आपकी हमेशा किस में होगी, इन्वर्टेड कोड, वो डबल भी हो सकता है सिंगल भी हो सकता है, और आगे जो वैल्यू है वो जरूरी नहीं है आपकी क्या हो, स्ट्रिंग हो। तो की हमेशा किस में होगी, स्ट्रिंग में होगी। वैल्यू जो है वो आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो की वैल्यू का आप पेयर बना देंगे। मैं यहाँ पे की में लिख देता हूँ, लेट से 3 मेरे पास यूजर हैं, उम्र। ठीक है, आगे आपका वो जो कॉलन, और उसका आगे फोन नंबर, लेट से 1 2 3। ठीक है, कॉमा, सेकंड की, कॉमा, आगे उसका फोन नंबर 4 5 6।
ठीक है, थर्ड की, ठीक है, और आगे उसका फोन नंबर। तो ये हमारे पास तीन कीज थी और तीन उनकी वैल्यूज थी। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और इसको वर्टिकली भी लिख सकते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू का पेयर बन गया। अब देखते हैं कि हम जो हमारी डिक्शनरी है इसको हम किस तरह इसकी कीज और इसकी वैल्यू को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास डाटा टाइप थी लिस्ट, उसमें क्या होता था, इंडेक्स वाइज एक्सेस करते थे, इसमें फिर की वाइज एक्सेस करेंगे। तो उसका प्रोसेस देख लेते हैं। एक तो ये है कि सिंपली मैं इसको प्रिंट करूं कंप्लीट को, उसमें मैं कंप्लीट फोन बुक लिखता हूँ, तो ये एज इट इज कंप्लीट आ जाएगी। ये जो डिक्शनरी डाटा टाइप है ये इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है। ठीक है, ये बेसिकली आगे चल के आपको डेटाबेसेस के अंदर भी हेल्प आउट करेगी। यहाँ जो आपने फॉर एग्जांपल एक्सेल फाइल अगर कोई रीड करनी है, राइट करनी है, या ग्राफ्स बनाने हैं, तो उसमें भी ये आपको हेल्प आउट करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए अभी ये एक की है और उसमें एक वैल्यू है। फ्यूचर में आप ये भी कर सकते हैं कि ये की आपकी एक हो, उसकी जगह वैल्यूज की जगह क्या आ जाए, ये तो मैं एक नॉर्मल यहाँ पे आप एक लिस्ट रख लें, यानी एक की के अगेंस्ट एक आपकी पूरी लिस्ट भी आ सकती है। मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करता हूँ अभी आपको रेफरेंस, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ नेम, तो ये नेम मेरी एक की है, और यहाँ पे नेम्स की एक लिस्ट आगे मेंशन कर दूं, जैसे कि 3 नेम दे दूं। ठीक है, ये ए है, कॉमा बी, कॉमा सी। ठीक है, तो ये नेम की हो गया, और की के अगेंस्ट एक वैल्यू है, ये क्या लिस्ट, और लिस्ट में 3 नाम है। तो ये बेसिकली जो की है ये आप समझ लें एक्सेल शीट में अगर आपका रो कॉलम होते हैं तो ये आपका कॉलम का नेम हो गया, ये कॉलम के नेम है, और ये उसकी आगे कॉलम्स की सारी वैल्यूज हैं। तो आपका ये, या अगर कोई डेटाबेस है तो उसमें भी आपके पता होगा, उसमें आपको टेबल बनते हैं, तो उसमें टेबल में आपकी वो कॉलम्स होते हैं, और हर कॉलम की डाटा टाइप होती है। तो ये एक कॉलम हो गया, उसमें उसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये आपके कॉलम्स इस तरह क्रिएट हो जाएंगे। जितने आपके कॉलम्स होंगे वो उनकी कीज बनती जाएंगी, और आगे फिर उसकी डाटा आ जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आगे हर कॉलम में एक जितना ही लेंथ का डाटा हो, किसी में लेंथ छोटी बड़ी भी हो सकती है। तो अभी के लिए हम इसको सिंपल रख रहे हैं कि आपका सिंगल वेरिएबल रख रहे हैं। ठीक है, तो की वैल्यू का पेयर बना लिया। अब उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल इसको एम्प्टी, जैसे एम्प्टी अरे होती है, एम्प्टी लिस्ट होती है, उसी तरह आपका एम्प्टी जो है वो डिक्शनरी भी हो सकती है। पाइथन में अरे नहीं होती, पाइथन में लिस्ट होती है। अगर मैं गलती से अरे भी बोलता हूँ तो मेरा मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, पाइथन में मेन 3 डाटा टाइप होती हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। टपल सिमिलर है लिस्ट की तरह का, जस्ट म्यूटेबल नहीं है, यानी मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अब मैं फॉर एग्जांपल किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो सेम उसी तरह मैं फोन बुक आगे दूं, और नॉर्मल आपकी जो अरे होती थी उसमें तो हम इंडेक्सेस देते थे ना, यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमारी कीज है। तो यहाँ पे मैं अगर की पास करता हूँ उमर, तो उमर जो की के अंदर उसका डाटा स्टोर होगा वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 1 2 3 था, अगर ये कोई लिस्ट होती तो वो पूरी लिस्ट आ जानी थी। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये लिस्ट है जिसके 1 2 3 एलिमेंट है, तो वो तीनों एलिमेंट आ जाने थे। तो ये बड़ा एक किस्म की डायनामिक सी डाटा टाइप है, जिसमें आप देखें एक आपके की के ऊपर एक लिस्ट है, दूसरे के ऊपर आपके पास नंबर पड़ा है, तीसरे पे आप स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। तो ये आप अपना जो भी आपका प्रॉब्लम हो उसके मुताबिक आप अपनी जो
डिक्शनरी है वो डेटा टाइप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह आप लूप लगा के सारे एलिमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर आप डिक्शनरी के ऊपर लूप लगाएंगे तो यहाँ से कीज आ जाएंगी, और कीज से कीज ऑफ आगे मतलब डिक्शनरी ऑफ कीज करेंगे तो आपको उनका डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये डिक्शनरी डॉट कीज, ये आपके पास कीज आ जाएंगी। ठीक है, और डिक्शनरी डॉट आइटम करेंगे तो इनका पेयर आ जाएगा बेसिकली, कीज और वैल्यू का एक एक पेयर, वो यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप करके देखिएगा, ट्राई करके ये चीज़ें। तो यहाँ पे जो है आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। हमारा जो डिक्शनरी का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो रहा है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ टपल्स वाला कॉन्सेप्ट, ये आप देख लीजिएगा कि आप डिक्शनरी के अंदर से एक एक टपल जो है वो फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट है, आपका कोर्स भी कंप्लीट है, 4 मॉड्यूल। और अब आपके पास जो है वो टाइम है अप टू 30 नवंबर इस कोर्स को कंप्लीट करने का। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, रिमशा ने हैंड रेस किया है। जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। सर एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन पहले भी किया था, लेकिन मैं अभी दोबारा करना चाह रही हूँ कि ये पाइथन का जो एसेंशियल 2 कोर्स है वो कब स्टार्ट होगा और इसकी ईमेल हमें आएगी या नहीं? ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें ऐसा अभी के लिए अगर आपने खुद से करना है इनरोल तो आप नेट अकेडमी पे देखें, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जब आप लॉगिन हो जाएंगे आपके पास ये देखें एक्सप्लोर की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप कोर्स कैटलॉग देख सकते हैं। ये ब्राउज लर्निंग कैटलॉग, इस कैटलॉग में अगर आप सर्च करेंगे कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये डोमेन वाइज भी प्रोग्रामिंग के ऊपर करेंगे तो आपके पास डिफरेंट कोर्सेज आ जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिनमें आप खुद इनरोल कर सकते हैं, जिस तरह देखिए सेल्फ पे सी का कोर्स है, सी प्लस प्लस का है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो पाइथन 2 मैं एक मिनट देख लूँ, ये ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, सॉरी, मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर दूँ दोबारा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन वो गलत शेयर हो गई थी, एक सेकंड। अब आपको विजिबल होगी स्क्रीन। अच्छा, इसमें आप देखें कि जब आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक्सप्लोर की ऑप्शन आ रही है, इस पे क्लिक करें। ब्राउज लर्निंग कैटलॉग यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। प्रोग्रामिंग पे क्लिक करें तो ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं ये आपके पास आ गए हैं, जिसमें सी प्लस प्लस और सी एसेंशियल 1। अब इसमें देखें कुछ हैं सेल्फ पेस, कुछ हैं इंस्ट्रक्टर लेड। जिस तरह अगर आप देखें सेल्फ पेस पे क्लिक करेंगे तो आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह अगर आप देखें कि जिस तरह ये इंस्ट्रक्टर लेड है, इस पे क्लिक करें तो वो कहेगा फाइंड एकेडमी। तो इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स आप खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो
तभी स्टार्ट हो सकता है जब कोई एकेडमी ऑफर कर रही है या आप किसी एकेडमी में इनरोल हुए हैं, जैसे वीयू भी एक सिस्को की रजिस्टर्ड एकेडमी है। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास पाइथन 2 का कोर्स आ रहा है, जिसको आप खुद से इनरोल भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेल्फ पेस है। एक तो ये आप इसको खुद इनरोल करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि वीयू से ही करना और साथ, ताकि क्योंकि उसमें फिर क्लासेस भी होंगी, तो उस हवाले से अ, ये नवंबर है शायद नेक्स्ट, यानी ईयर में जनवरी या फरवरी में पाइथन 2 शायद ऑफर हो जाए। एग्जैक्ट मैं अभी नहीं कंफर्म कर सकता। ठीक है, तो जब ये ऑफर होगा तो आपने उसी तरह जिस तरह पाइथन 1 में एनरोलमेंट करवाई थी इसमें करवाएंगे, तो उसी तरह इसकी क्लास स्टार्ट होगी, तो फिर ये सारा टास्क जो है उसी तरह चलेगा। तो अगर आप अभी करना चाहते हैं तो सेल्फ बेस पे कर सकते हैं। अगर आप वेट कर सकते हैं 2 से 2.5 माह तक, तो फिर जो है वो वेट करें ताकि इसकी इनरोलमेंट ओपन हो। आप इनरोलमेंट करेंगे तो फिर उसी तरह रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मुश्ताक अहमद ने पूछा है, प्रिपरेशन के हवाले से ये है कि ये जो कोर्स है ना, इसमें जो एग्ज़ाम है वो 100% नहीं तो कम से कम 95% जो हमने कॉन्सेप्ट और टॉपिक किए हैं ना, यानी कोर्स कंटेंट में से, वो उसी में से ही आता है। तो आप मॉड्यूल का सारे एग्जांपल्स और सारे यानी वो टॉपिक्स कवर कर लें, और प्लस अगर आप में फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तो फिर उसका हल ये है कि आप जब लेट से मॉड्यूल नंबर 1 है, आप इसको सारा स्टडी करते हैं, तो एंड में देखें मॉड्यूल 1 कंप्लीशन मॉड्यूल टेस्ट है, आप इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसी तरह मॉड्यूल 2 का है उसको अटेम्प्ट करें। मॉड्यूल 3 और 4 करने के बाद फिर जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं तो फिर आप फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फाइनल एग्जाम में आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट की ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें 70% मार्क्स चाहिए सिस्को के वेरीफाई बैच के लिए, लेकिन आप इसको मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी है। इसके अलावा अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज जी।